गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। न्यू चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का चैप्टर है ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ट्राइबल्स कौन थे, स्पेशली ट्राइबल्स का क्या रोल था, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वाज देयर स्पेशली इन द एंड ऑफ द 19th century, the late 19th century, and Dikus, who were the Dikus, एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो ये कौन सी गोल्डन एज की हम बात कर रहे हैं, ये इस चैप्टर में है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन दिस वीडियो बिरसा मुंडा, जो कि मुंडा ट्राइब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस पर्सन था, जिसने एक तरह से बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ही मूवमेंट किया, बहुत तगड़ा मूवमेंट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट फॉर हिज फॉरेस्ट राइट्स, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स के लिए बिरसा मुंडा ने स्ट्रगल किया था। 1895 से लेकर 1900 अपनी डेथ तक कंटिन्यूसली उन्होंने एफर्ट्स करते रहे अपने अधिकारों के लिए, और उनके बारे में पढ़ेंगे। और लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसी ट्राइबल पीपल की लाइफ थी उस समय। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें ट्राइब्स की, इनके अलग ही कस्टम्स होते हैं, अलग ही इनकी रिचुअल्स होती हैं, जो और हमारे कंट्री में जो ब्राह्मण्स हैं उनके रिचुअल्स से, उनके सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट। दे आल्सो डिड नॉट हैड एनी सोशल डिस्टिंक्शंस। कोई वहां पे कास्टिज्म भी नहीं है ट्राइबल फैमिलीज में, ट्राइबल जो ग्रुप्स होते हैं। In mid 1870s, Birsa was born in the family of Mundas. मुंडा ट्राइब में, छोटा नागपुर वाला जो इलाका है वहां पे मुंडास ट्राइब में बिरसा का जन्म हुआ 1870s में, 70 के दशक में। He is known to oppose British interference in the name of administration in forest areas. किस चीज के लिए बिरसा फेमस हुआ? वो इस चीज के लिए फेमस हुआ कि जो उसने ब्रिटिश के साथ संघर्ष किया। क्यों संघर्ष किया? क्योंकि ब्रिटिश जो थे उनके फॉरेस्ट में इंटरफेयर करते थे, फॉरेस्टेड लाइफ में इंटरफेयर करते थे। कहने के लिए वो फॉरेस्ट जो लॉज होते थे, लेकिन उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे उनको उससे वंचित किया कर रहे थे ब्रिटिश। देखिए, सबसे पहले जो ये मुंडा ट्राइब है, ज्यादा ट्राइबल पीपल हैं, वो फॉरेस्ट में रहते थे, और धीरे धीरे करके ब्रिटिश ने इन फॉरेस्ट के ऊपर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद इन्होंने नए फॉरेस्ट लॉ बना दिए, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉरेस्ट लॉज, ये जो जितने भी ट्राइबल पीपल थे, इनकी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज, इनके लिए जो एसेंशियल एक्टिविटीज थी, दैट वर स्टॉप्ड। लाइक कौन सी इनकी एक्टिविटीज होती थी? जैसे कि कोई शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होता था, हंटर एंड गैदरर्स भी होते थे वहां पे वो, यानी कि पूरी तरह से फॉर देयर एवरी नीड्स ये जो ट्राइबल्स थे फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते थे 100%। अपनी हर नीड्स के लिए फॉरेस्ट ही इनका घर होता था, वही इनका काम, वहां से इनको इनकम आती थी, लाइफ पूरी वहीं पे चलती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके फॉरेस्ट के ऊपर अधिकार कर लिया, उनकी डिवीजन कर दी फॉरेस्ट की, और नए फॉरेस्ट कानून बना दिए। अकॉर्डिंग टू दोस फॉरेस्ट लॉज, nobody was allowed to live in the forest. Nobody was allowed to enter in the forest without the permission of Britishers. Their main source of income, shifting cultivation, that was restricted now by the Britishers. And without British permission, they were not allowed to enter in the forest. फॉरेस्ट में से कुछ भी वो गैदर नहीं कर सकते थे, कुछ भी कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इन सभी इंटरफेरेंसेस के कारण जैसे बिरसा ने संघर्ष किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिश जो थे उनके फॉरेस्ट में जो भी उनका था वो स्टॉप कर दिया उन्होंने, फॉरेस्ट में उनकी एंट्री, फॉरेस्ट में उनकी लाइफ थी वो खत्म कर दी, एक तरह से उनको होमलेस कर दिया। ट्राइबल पीपल्स को होमलेस कर देना, फॉरेस्ट से बाहर निकाल देना, इसीलिए उसका संघर्ष था ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब हम यहाँ पे जानेंगे हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, कैसे ट्राइबल पीपल रहते थे उस समय के जंगलों में, फॉरेस्टेड लाइफ जो थी कैसी थी, हाउ डू दे लिव। सबसे बात करेंगे, सम ट्राइबल्स वर द झूम कल्टीवेटर्स। व्हाट इज झूम कल्टीवेशन? झूम कल्टीवेशन आल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन? एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, ये देखिए,
दिस इज अ पैच ऑफ लैंड, स्मॉल पैच ऑफ लैंड। तो इन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ट्रून कल्टीवेशन क्या करते थे कि कोई इलाका जंगल का, फर्स्ट these tribal peoples जो कि shifting cultivators होते थे, they cut the trees of a patch of a land, small area में जो trees होते थे उनको cut कर देते थे। after cutting the trees they burn all these cutted trees, जो cut किए हुए trees होते थे उनको जला देते थे। after burning तो जो इनकी ऐश होती थी, जले हुए ट्रीज की जो ऐश होती थी वहां की सॉइल में मिल जाती थी, एज यू आर सीइंग इन दिस पिक। ऐश मिल गई और यहाँ पे बारिश तो काफी होती थी, रेन फॉरेस्ट की तरह इलाका था ये। सो ऐसे ही वहां पे वो लोग जो सीड्स होते थे वो स्कैटरिंग कर देते थे, बिखेर देते थे इस इलाके में। जैसे ही बारिश होती उसके साथ ही जो भी बीज वहां पे होते थे उनकी फसल वहां पे ग्रो हो जाती। आफ्टर टेकिंग दैट क्रॉप, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ दैट क्रॉप, collecting of that crop, they leave this area, they left, they used to leave this area, इस इलाके को छोड़ के किसी और इलाके में चले जाते थे, किसी और इलाके में चले जाते थे। वहां पे सेम प्रोसेस, पेड़ों को काटना, जलाना, दोबारा से वहां पे सीड्स को बिखेरना, नई फसल। तो अपनी जगह को शिफ्ट करते रहते थे फॉर द कल्टीवेशन। So this kind of cultivation is known as shifting cultivation. Shifting cultivation means it's another name also झूम cultivation. मध्य प्रदेश में इसको बेवार के नाम से भी जाना जाता है। ओके, बिल्कुल ही एक तरह से ट्रेडिशनल टाइप की कल्टीवेशन, सबसे पुरानी टाइप की कल्टीवेशन यही होती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ हंटर गैदरर्स और लोग होते थे उस समय इन ट्राइबल्स में, जो ट्राइब्स होते थे जो अपने गुजारे के लिए जंगल्स में शिकार करते थे और जंगल की और जो चीजें थी उनको कलेक्ट करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते थे इन खोन्स। ये जो खोन ट्राइब होता था, दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। They used many forest shrubs and herbs for the medicinal purpose and sold forest produce in the local markets. जो फॉरेस्ट की प्रोड्यूस जो कलेक्ट करते थे वो उसको सेल करते थे लोकल मार्केट में, बिकॉज जंगल में उनकी जरूरतों की हर चीज पैदा नहीं होती थी। जो चीज जंगलों में उनको मिलती थी उनको मार्केट में जाके बेचते और बदले में अपनी जो रिक्वायरमेंट थी, अपनी जरूरतों की चीजें उनको वापस लेते थे। मेनली दे डिपेंडेंट ऑन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी कि एक्सचेंज सिस्टम, जो चीजें उनके पास थी उनको आगे देते, बदले में अपनी जरूरत की चीजें ले लेते। दिस इज बार्टर सिस्टम, नो यूज ऑफ मनी। Beggars of central India reluctant to do work for others. Tribal groups often needed to buy and sell in order to able to get the goods that were not produced within the locality. As I told you, जो चीजें वहां पे जंगलों में उनको नहीं होती थी वो मार्केट में जाके, बाजार में जाके ट्रेडर्स को वो बेचते, बदले में अपनी जरूरत की चीजें खरीदते थे। बार्टर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते थे, as I already told you. ये थे हंटर्स एंड गैदरर्स। सम हर्डेड एनिमल्स, बहुत सारे इंडिया में ट्राइब्स ऐसे थे जो एनिमल्स को हर्ड करते थे, उनको पालते थे, उनके ऊपर ही अपनी लाइफ को डिपेंड करते थे उनके ऊपर ही। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो कैसे लोग अलग अलग एनिमल्स को पालते हैं उनके ऊपर दूध के लिए। जैसे देखिए काऊ है, बैल है, शीप, डॉग, अलग अलग एनिमल्स को रखते थे कितनी ज्यादा संख्या में, और उनसे अपनी नीड्स को पूरा करते थे। लाइक मीट्स, जो मिल्क की नीड्स होती थी, स्किन मीट की नीड्स होती थी, खाने में भी उनको यूज किया जाता था, मिल्क प्रोडक्ट्स भी बनते थे उनसे, एंड एनिमल्स की स्किन को भी यूज किया जाता था बहुत सारे पर्पसेस के लिए। सो दे वर पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? जो अपनी हर्ड्स के साथ, अपनी एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह सीजन टू सीजन मूव करते हैं। The one Gujjars of Punjab hills, Labadis of Andhra Pradesh, they were the cattle herders. Gaddis of Kullu, Himachal Pradesh, they were the sheep herders. And the Bakarwals of Kashmir, they reared gods. गद्दीस जो होते थे वो शीप्स को लेके, मौसम जब वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो आसपास वाले जो प्लेन्स है वहां पे आ जाते थे। ऐसे ही कश्मीर के जो बकरवाल्स, बकरवा जो बकरवाल्स मींस जो बकरी वाला,
गॉट को बकरी बोलते हैं, गॉट इज ऑल्सो नोन एज बकरी। तो इन चीजों को रखते थे, इनकी रेयरिंग करते थे वो। लेटर बाय द ब्रिटिश लॉज ग्रेजिंग ऑन फॉरेस्ट लैंड वाज स्टॉप्ड। अब ये जितने भी ये लोग पेस्टोरलिस्ट होते थे एनिमल्स वाले, कैसे इनका गुजारा होता था इनके एनिमल्स का? ग्रेजिंग। इनके जो एनिमल्स होते थे जंगलों में ऐसे ही खुद ही जाके घास खाते थे, ग्रेजिंग करते थे। बट आफ्टर द ब्रिटिश लॉज दिस ग्रेजिंग वाज स्टॉप्ड एंड इट बिकेम अ रीजन फॉर डिसकंटेंट फॉर ट्राइबल्स। इस वजह से इन ट्राइबल ग्रुप की लाइफ बहुत ही मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गया इनको अपने एनिमल्स के लिए गुजारा करना। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। कुछ ऐसे थे, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे कि वो सेटल्ड कल्टीवेशन करने लग गए। पहले तो ट्राइबल्स होते थे कि एक जगह पे फिक्स नहीं रहते थे, कभी एक जगह पे खेती की, उसको शिफ्ट करके बाद में अलग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दे वर नॉट लिविंग परमानेंटली ऑन अ सेम प्लेस, नो, सम वर देयर, दोज स्टार्टेड लिविंग परमानेंटली एट सम प्लेसेस। Many tribal groups had begun to settle down instead of moving from place to place. बहुत सारे एक जगह पे रहना शुरू हो गए। They began to use the plow and gradually got rights over the land they lived. धीरे धीरे उन्होंने पूरे इलाके पे अपना कुछ लैंड पे अपने अधिकार में, अपना राइट वहां पे उनका बन गया कि उनकी ही लैंड है। Few tribes such as Mundas considered the clan rights over land and assumed the land to be belong to the whole clan. जैसे मुंडा ट्राइब था, सबसे पहले इसने इस बात को सबने मान लिया कि ये पूरा स्पेसिफिक जो इलाका है ये इसी क्लैन का है। क्लैन होता है पूरे का पूरा जो आपका ट्राइब का पूरा वंश, जाति, पूरी उनका जो परिवार है, पूरा समूह, दैट इज क्लैन। तो इसको सबसे पहले माना गया कि स्पेसिफिक एरिया जो है मुंडा ट्राइब सभी का वहां पे अधिकार है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स, लाइक ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल्स थे उनके अकॉर्डिंग कौन से सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स थे? गोंड्स एंड संथाल्स। गोंड्स एंड संथाल्स, उनको लगता था कि दे वर मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदरर्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ ह्यूज रेवेन्यू वाज आल्सो डन। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का जंगलों पे अधिकार हो गया, उन्होंने इन सेटल्ड कल्टीवेटर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। एंड अगर रेवेन्यू, अगर कोई ऐसा किसान होता था, ऐसा कल्टीवेटर होता था कि वो रेवेन्यू नहीं पे कर सकता, इन दिस सिचुएशन ब्रिटिशर्स टेक ऑफ हिज लैंड, उसकी जमीन को खुद ले लेते थे और उसकी जमीन उससे छीन लेते थे अगर कोई भी बंदा ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू नहीं देता था। ये भी एक रीजन था कि इन ट्राइबल ग्रुप्स को भी, ग्रुप और अंग्रेजों के बीच में भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इन सभी सिचुएशन की वजह से, जैसे कि धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि कैसे ट्राइबल्स की जो फैमिलीज थी, जो ट्राइबल्स थे, कैसे ब्रिटिश लॉ की वजह से, ब्रिटिश की वजह से इनकी लाइफ कितनी मुश्किल हो गई, और इतनी मुश्किल भरी लाइफ की वजह से ही ब्रिटिशर्स और इन ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष का लीडर था, जिसने लेड किया इसको, बिरसा मुंडा। ओके, इसके बारे में और जानेंगे चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कैसे बिरसा मुंडा और अदर ट्राइबल ग्रुप्स, उनकी लाइफ को कैसे ब्रिटिश लॉ ने, फॉरेस्ट लॉ ने इनको प्रभावित किया, इफेक्ट किया, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो आगे हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।